तो अकेडमी सर्वाइवल लाइफ के इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा घबराते हुए जा रहा होता है और कहता है कि ये एक बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। ये फ्रेंड सोर्समेंट ऑफ सिल्वेनिया गेम है, उसको एक मास्टरपीस कहा जाता था, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इसकी एंडिंग को देखा है। जो न्यूबीज होते हैं जब गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं उस समय पर कई सारी बैड एंडिंग्स को देखते हैं, जैसे कि अगर तुम क्लास प्लेसमेंट टेस्ट के दौरान एक लड़की को बचाओगे उस समय पर तुम जो गोल्डन डॉटर है उसको गुस्सा दिला दोगे, और जो गोल्डन डॉटर है वही लड़की है जो लाल बालों वाली दिखाई गई थी जिसका नाम लोरेथेल बताया गया था, ठीक है, तो वही है। और उसके बाद में वो एक किडनैपर को भेजेगी टेलर को किडनैप कराने के लिए और उसको मरवा दिया जाएगा। उस समय पर एक बैड एंडिंग होगी। और अगर तुम मॉन्स्टर स्लेइंग प्रैक्टिस में तुम अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड एला को छोड़ करके गोल्डन डॉटर यानी कि लोरेथेल के साथ में अपनी टीम को बनाओगे तो उस समय पर एक बैड एंडिंग होगी, क्योंकि जो एला होगी वो क्लिप से गिर पड़ेगी। वहाँ पर जो टेलर था उसको वहाँ पर होना चाहिए था ताकि वो एला को गिरने से बचा सके। और अगर तुम जिस समय पर जेनिका और लोरेथेल के बीच में अटैक हो रहा था लड़ाई, उस समय पर अगर तुम जा करके गोल्डन डॉटर लोरेथेल को बचाने की कोशिश करते तो उस समय पर भी एक बैड एंडिंग होती, क्योंकि उस अटैक से खुद टेलर ही मर जाता। और इस समय पर मैं ऐसी ही कुछ सिचुएशन में फंसा हूँ। दिखाया जाता है कोई बोलता है कि सीनियर क्या आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, और मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर तुम कितने समय तक मुझे फॉलो करने वाली हो। वही लाल वाली लड़की लोरेथेल बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि आप अपने दांतों को दबाते हुए और मुझे इग्नोर करते रहेंगे इतने लंबे समय के टाइम के लिए। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ऑफ कोर्स मैं अपने दांतों को गिराते हुए तुम्हें इग्नोर कर रहा था। क्या ये ऑब्वियस नहीं है? क्योंकि जो फेल्ड सोर्समैन ऑफ सिल्वेनिया की चौथी हीरोइन द बिजनेस मैर्गेनेस इलाइट की एक अकेली बेटी लोरेथेल कैचलन, ऐसे कुछ नाम है इसका, कैचलन है, यही नाम है, बिल्कुल करेक्ट मैंने बोला। और जो लोरेथेल होती है वो बोलती है कि वैसे मैं आपके सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लेना चाहूंगी सीनियर एडी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये है AKA न्यूबी क्रशर। न्यूबी क्रशर मतलब जो नए बंदे होते हैं उनको एकदम बिल्कुल बर्बाद कर देने वाली ये है लोरेथेल कैचलन। और मेन कैरेक्टर बताता है कि जो लोरेथेल थी उसको एक हिडन हीरो के रूप में बनाया गया था। जो फोनिया थी उसको पहले से ही हीरोइन के रूप में दिखा दिया गया था, लेकिन जो लोरेथेल थी उसको स्टार्टिंग से ही एक विलन के तरीके दिखाया गया था, और उसके आगे जाकर के सही रंग दिखते हैं जब सभी के सभी लोग उसके ट्रू इंटेंशन और अकेलेपन को समझते हैं। तो उस समय पर जो प्लेयर्स होते हैं उनके पास में 2 चॉइस होती है, एक प्रिंसेस फोनिया और दूसरी लोरेथेल। और वो लड़की लोरेथेल बोलती है कि सीनियर एडी क्या आप सुन नहीं पा रहे हैं अभी भी? मेन कैरेक्टर उसको एकदम इग्नोर करते हुए जाता है और कहता है कि मैं इसके बातों में बिल्कुल भी गिर नहीं सकता हूँ। अगर मैं अभी इस समय पर लोरेथेल के साथ में खेलूंगा तो फिर मैं उससे इनिशिएटिव हार जाऊंगा। तो वो लड़की फिर एकदम पास आ जाती है, एकदम मक्खन लगाते हुए बोलती है कि आपको एटलीस्ट मेरी बातों को सुन तो लेना चाहिए, मैं आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऐसी चीजें मत कहो जिनको कि तुम कर ना पाओ। इसको सुन के वो लड़की बोलती है कि ओ मेरे सीनियर, आखिर आप मेरे रिस्पेक्ट जो मैं आपको दे रही हूँ आखिर उसके लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं? अच्छा देखो मैं आपको एक इंस्पिरेशन के लिए समझती हूँ। इवन इतने ज्यादा कठिन समय में भी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप थोड़े से घमंडी हैं और अपने से ही मतलब रखते हैं, बहुत ज्यादा नकचढ़े हैं, ढीठ हैं, लेकिन इनसे किसे ही फर्क पड़ता है? प्लीज मेरे ऑफर को सुनो, मैं आपको पहले ही डाउन पेमेंट के रूप में 3 गोल्ड के सिक्के दे रही हूँ। आप जो जेनिका है इस समय पर उनके बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो मेरी मदद करो उसके साथ में फ्रेंड बनने में। मेन कैरेक्टर देखता है उन गोल्ड को और अपने मन में कहता है कि 3 गोल्ड किन्हीं लोगों के लिए ये पूरे महीने की उनकी अर्निंग होती है। मेन कैरेक्टर के पास में जाता है और कहता है कि क्या जो गोल्डन डॉटर है वो अपने कनेक्शंस को रुपए से खरीदती है? तो वो लड़की बोलती है कि इसको रख लो, मैं जानती हूँ और तुम्हारी सारी की सारी जो भी परेशानियां हैं उनसे समझती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वही अच्छा है जितने ज्यादा लोग मेरे साइड में हों। और जो रुपए होती है उसको मेन कैरेक्टर की जेब में डाल देती है। और मेन कैरेक्टर उसको देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये लड़की अच्छे तरीके से रियलाइज कर गई कि इस समय पर वो प्रिंसेस फोनिया के साथ में पॉलिटिकल फाइट कर रही है अकेडमी पर कंट्रोल करने का, और उसको इस समय पर पक्का ही बहुत सारे साथियों की जरूरत है। और हंसते हुए बोलता है कि ठीक है चलो अपनी पहले इस डील पर हाथ को मिलाते हैं। और वो लड़की भी हाथों को आगे करती है और अपने मन में कहती है कि ऐसे लोग जो कि शुरू से ही बहुत ज्यादा अमीरी भरी जिंदगी को जी रहे होते हैं, जिस समय पर उनके पास में गरीबी आती है तो उनका पूरा का पूरा दिल टूट जाता है। पर सरप्राइजिंगली जो लोग इस चीज को बिल्कुल भी फेस करते हैं तो फिर वो बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ चले जाते हैं। इवेंचुअली वो लोग अपनी फैमिली को बेच देते हैं, अपने घमंड को बेच देते हैं, यहाँ तक कि खुद को भी बेच देते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोने के सिक्कों के तरीके। और ऐसे लोगों को किसी भी तरीके से मनाना बहुत ज्यादा आसान होता है, सिर्फ तुम्हें उनको
रुपए ही देने होते हैं। सैडली ये सारी की सारी चीजें ऐसी ही होनी चाहिए थी, लेकिन दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर हाथ मिलाने के बहाने उसके हाथ में दोबारा सीख के रख दिया होता है। वो लड़की पीछे मुड़ करके देखती है और कहती है कि ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। मेन कैरेक्टर वहां से भाग रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है कि मुझे मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये चीजें मुझे मेरी जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान कर देती, लेकिन फिर भी ये शर्म की बात है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता उस खतरनाक से सीन को जहाँ पर मैं न्यूटी क्रशर, लोरेथेल और जेनिका के बीच में फंस जाऊंगा। मुझे भी किसी भी हालत में इस सरकमस्टांस को पूरे तरीके से अवॉइड करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। मुझे सारी की सारी स्टोरी को ओरिजिनल स्टोरी लाइन में लेकर के जाना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होकर के उसी दिन के रात का सीन दिखाया जाता है। राइटर बताता है लोरेथेल को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा जब एडी ने उसे क्लियर कट रिजेक्ट कर दिया। दिखाया जाता है वो जेनिका के पास आ जाती है और बोलती है कि ओ मेरी सीनियर जेनिका, और अपने राइटर फिर से बताता है कि जब जो लोरेथेल थी उसने अपने एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रॉफिट और अपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया तो एक परफेक्ट बिजनेसमैन कभी भी एक अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ सकता है जहां पर उसे प्रॉफिट हो रहा हो। और बोलती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आपको यहाँ पर देखूंगी। जेनिका उसको देख करके बोलती है कि ओ तो ये तुम हो लोरेथेल, वेल जब तुम्हारे बाल तुमने बांध के नहीं रखे हैं तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। और राइटर फिर से बताता है कि इसके बजाय जो लोरेथेल थी उसकी स्पिरिट और भी ज्यादा अवेकन हो गई कि उसे जेनिका फीलवर को अपने एलाई के रूप में बनाना है। और बोलती है कि आप जानती हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि मैंने फॉरबिडन इंटरमीडिएट मैजिक का यूज किया था कॉम्बैट ट्रेनिंग गेम में, तो फिर वैसे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी जब मुझे चांस मिले तो सॉरी। और अपने मन में कहती है कि वैसे मैं बस यही चेक करना चाहती थी कि जो मेरी सीनियर है जेनिका, आखिर उसके अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है, अपने मन में बोलती है। और बोलती है कि वैसे भले ही इसके बदले में मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पे करना पड़ा। जेनिका खुद उसके घाव को देख के बोलती है कि तो अभी तक आप तुम्हारा घाव बिल्कुल भी हील नहीं हुआ है। इसको सुनकर के लोरेथेल बोलती है कि मैं पक्के तरीके से बोल सकती हूँ कि ये जल्द ही हील हो जाएगा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है सीनियर जेनिका। और अपने मन में कहती है कि जेनिका एकदम फेरी टेल के मेन कैरेक्टर के समान है, अगर तुम उसको उसके अपराध या फिर दोषों के आधार पर उसे मैनिपुलेट करना चाहोगे तो बहुत ही ज्यादा आसानी से कर सकते हो, है ना। लेकिन तभी जेनिका बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी जो बातचीत थी एडी के साथ में बहुत ज्यादा अच्छी गई। इसको सुनकर के लोरेथेल बोलती है कि आखिर अभी आप एकदम से क्या बातें करने लगी। इसको सुनकर के जेनिका बोलती है कि वैसे मैंने उनसे कहा है कि जब भी किसी लोगों की पर्सनल बातें चल रही हो तो उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दो, लेकिन जो स्पिरिट्स हैं मुझे लगता है कि उनको दूसरों की बातचीत सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद है और उसके आसपास इतनी सारी स्पिरिट्स होती हैं। और बोलती है कि वैसे मैंने जो नॉर्थ साइड में फॉरेस्ट में तुम लोगों की बात हुई थी मैंने हर बात को सुन लिया है। लोरेथेल बोलती है कि क्या इसका मतलब ये है, और अपने मन में सोचने लगती है जहाँ पर उसने सारी की सारी बातें करी होती हैं। तभी जेनिका उसके पास में आती है और बोलती है कि तुम जानते हो ना कि तुम कभी भी रुपए से सिंसियरिटी को नहीं खरीद सकते हो। वैसे अगर तुम्हें सच बताऊं तो फिर मुझे तो जो एडी था उसने और भी ज्यादा बुरे तरीके से रिजेक्ट किया था। और हंसने लगती है और कहती है क्या मैंने अपनी बातों को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, सॉरी मैं पहली बार एक सीनियर बनी हूँ तो मैंने बातों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, ये सच में बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और लोरेथेल इसको देख करके अपने मन में कहती है कि मुझे अपनी सारी की सारी जो भी कैलकुलेशन मैंने करी थी उसको दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जेनिका वहाँ से जाते हुए बोलती है कि वेल मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है किसी हाई रैंक की स्पिरिट के साथ में कांटेक्ट करने में, तुम्हें समझ में आ रहा है ना। वैसे भी मुझे इस समय पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा काम है। और लोरेथेल अपने मन में कहती है कि जेनिका फेलवर एक ऐसी बंदी नहीं है जिसको कि फेरी टेल के कैरेक्टर के रूप में समझूं। मैंने इस चीज को एकदम गलत सोच करके रखा था। मैंने सोचा था वो एक ऐसा इंसान है जिसको कि दुनिया में जो भी पॉलिटिक्स चलती है उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। एब्सोल्युटली मैं पूरे तरीके से गलत थी। और जेनिका वहाँ पर रुकते हुए बोलती है कि हाँ लोरेथेल वैसे सॉरी, उस दिन मैंने लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया था, है ना। और जो लोरेथेल होती है अपने मन के अंदर में बोलती है कि भले ही वो पूरी डार्क साइड को जानती हो इस दुनिया की, लेकिन फिर भी वो एक ऐसी बंदी है जिसने की अपनी चीयरफुल पर्सनैलिटी को मेंटेन करके रखा है। और अपनी जेनिका तुम खतरनाक सा चेहरा बनाते हुए बोलती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओ, और वहाँ से चली जाती है। लोरेथेल उसको देख के बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है। वेल लेकिन उसका जो लास्ट में लुक था वो कितना ज्यादा खतरनाक था। सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनिका बैठी होती है और कहती है कि मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा नाइस होता है ना जब कोई इंसान तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी चीजों को एक्सपेक्ट करे। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर कपड़ों को सुखा रहा होता है। तभी वहाँ पर मेरियाल आती है और बोलती है कि ये बहुत ज्यादा बदबू मारा है और उस पर अटैक करती है। और मेन कैरेक्टर चिल्लाता है कि मैंने अभी उनको टांगा था। और एकदम से पीछे मुड़ करके देखता है, बोलता है कि आखिर
कौन है, और सामने एक मेड आई होती है जिसको देख करके बताता है कि सीनियर मेड ऑफ सिल्वेनिया, सबसे ज्यादा अच्छी एक मेड बेले माया यही थी जिन्होंने मुझे वहां से किक करके भगाया था। और वो मेड माया बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम यहाँ पर रह रहे हो, लेडी जेनिका तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा बातें करती हैं। वेल मैंने ये रियलाइज नहीं किया था कि तुम इस स्टेट में रह रहे हो। और मेन कैरेक्टर एकदम अजीब तरीके से अपने मन में सोचता है कि आखिर किस स्टेट में। और जो मेड होती है वो बोलती है कि वेल मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे अंदर चेंजेस को देख करके। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओके, और बताता है कि जो भी बेले के बर्ड थे मैंने उनको घंटा नहीं सुना, और मेरी जो आंखें थी वो हमेशा एक ही तरफ जा रही थी। क्योंकि देखा जाए ये जो भी मेडे होती हैं ये हर एक घर के कामों को करने में बहुत ज्यादा परफेक्ट होती हैं, वहाँ तक कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको खिलाने में भी। तो पक्का ही उस बकेट के अंदर में बहुत ज्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट होंगे जो कि इलाइट मेड फॉरेस्ट से जमा करके लाई होंगी। ये पक्का ही हाई ग्रेड की इंफॉर्मेशन होने वाली है जो कि यहाँ तक कि तुम किताबों में भी नहीं ढूंढ पाते हो। चलो अच्छे तरीके से सोचते हैं कि जो बेले माया है तो उनका मेन प्लॉट में कितना ज्यादा इम्पैक्ट है। और वो माया बोलती है कि यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी मेरे से रिस्पेक्टफुल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझसे आसानी से जैसे चाहो वैसे बात कर सकते हो। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं थैंक यू, और अपने हाथों को एकदम जॉनी भैया जैसे कर लेता है, लेकिन कुछ गलत मत समझना। और बोलता है कि आखिर मैं आपसे ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, आप इतना ज्यादा कठिन काम जो करती हैं, मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है। और बोलता है अपने मन में कि यहाँ पर जो सीनियर मेड है उनका बिल्कुल भी मेन स्टोरी लाइन पर कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और बोलता है कि आखिर उस बकेट के बारे में क्या है, और जो भी वो बातें होती हैं। और वो अपने मन में बोलता है कि चलो कितना ज्यादा अच्छा रहेगा हम दोनों के दोनों एक्स्ट्रा एक साथ दोस्त बन जाएं। और मेन कैरेक्टर बताता है कि मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली, उसी के साथ में बहुत अच्छा खाना भी, मतलब पूरी बकेट उसको मिल जाती है। वहीं पर वो एक कप में पानी आने को गर्म करता है, कुछ चीजों को डालता है, दिखा जाता है उसका फायर मैजिक और विंड मैजिक जो होता है वो लेवल 10 पे पहुंच गया होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे पास में भले ही बेसिक स्किल्स ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनको इतने बार यूज किया है कि मुझे पता भी नहीं चला, और मैं इनके लेवल 10 पे पहुंच चुका हूँ। और वो जो कप जैसा होता है जिसमें उसने जो बनाया होता है वो हर्बल टी होती है। और बोलता है कि भले ही चाहे जो भी हो, अगर मैं इसका सही तरीके से यूज करूंगा तो फिर मेरे जो सर्वाइवल के रेट हैं और भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। और उसके अलावा देखा जाए तो मेरा आज का काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन जो सूरज है अभी तक नहीं डूबा है। सच बताऊं तो फिर मुझे ऐसे रहते हुए बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ऊपर की तरफ में कुछ तारा टाइम में चमकता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर ऊपर से क्या आ रहा है, ऊपर से दिखाया जाता है एकदम से नीचे कुछ गिरता है आकर। मेन कैरेक्टर बोलता है कि व्हाट द फक, ये इस पृथ्वी पर क्या है, मेरा 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 कीमती कैप। भाई साहब सामने दिखाया जाता है, वहाँ पर वही मैरियाल आ जाती है और वो बोलती है कि उसने लगभग में मुझे मार ही डाला। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या लूसी मैरियाल यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी इस कंडीशन में। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या मारने वाला था आखिर कौन, और अपने मन में कहता है कि वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल मेजेस में से एक आती है, तो फिर आखिर कौन ही हो सकता है उसको मारने वाला। इसको सुनकर के वो एकदम घबराते हुए बोलती है कि बेले माया। और इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि क्या बेले माया, वो तो एक बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इसको सुनकर के वो बताती है कि नहीं, मैं डेली जैसे अपनी क्लास को छोड़ती थी वैसे ही मैं अपने क्लास को छोड़ रही थी, लेकिन आज वो पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गुस्से में थी, उन्होंने अपने मुक्के को एकदम बनाया और मेरी तरफ बढ़ाई। और उसके बाद में मैं इतनी ज्यादा घबरा गई कि मैंने अपने आप एकदम से टेलीपोर्ट कर दिया, और मुझे तो लगा था मुझे बहुत ही ज्यादा चोट लगने वाली है। और कहती है कि क्या तुम्हारे पास में झरकी है। मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में उसके एक मुक्का लगाता है और बोलता है कि डैम इट, तुमने सभी चीजें बर्बाद करके रख दी, आखिर मैं अब कैसे रहने वाला हूँ। मैरियाल अपने सर पे हाथ रख लेती है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि क्या वो कोई प्रोटेक्टिव स्किल का यूज नहीं कर रही है। तो लूसी मैरियाल बोलती है कि मेरा जो मैजिक है वो खत्म हो चुका है। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि क्या ऐसी बात है, और उसकी तरफ इतने ज्यादा खतरनाक तरीके से देखता है, कितना कमीना लग रहा है, एक नंबर का हरामखोर इंसान। बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ये इस वजह से क्योंकि तुमने मेरे घर को डिस्ट्रॉय किया, ये इस वजह से क्योंकि तुमने बेले माया को इतना ज्यादा बुरा भला कहा। और कहता है कि मेरे हिसाब से मुझे एक अच्छा सा बढ़िया सा एक घर बना लेना चाहिए, लकड़ियों का एकदम ठोस मजबूत। और सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है वो लाइब्रेरी में होता है और बोलता है कि इस समय पर मेरी लाइफ फिर से बिजी हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन मेरे पास में एक फायदा भी है, जब चाहूँ मैं लाइब्रेरी में आकर के बहुत सारी बुक्स को पढ़ सकता हूँ। और वही मटेरियल वाली बुक्स को पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ पर कोई बोलता है कि अब इसको बंद करने का टाइम आ चुका है। तभी एक लड़की बोलती है कि क्या तुम बहुत ज्यादा देर से बहुत हार्ड स्टडी कर रहे हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या ये इतना ज्यादा टाइम ले दिया, सॉरी इसके बारे में। तो वो लड़की बोलती है कि वेल कोई बात नहीं, मैंने
जब तुम्हें इतना ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हुए देखा तो फिर इससे मैं भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गई। इस लड़की का नाम बताया जाता है कि एल्का आइसलैंड, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर उसको देखते हुए बोलता है कि क्या, उसको देख करके ऐसा लग रहा है उसकी आंखों से जैसे कि वो मेरे नाम को जानना चाहती है, और बोलता है कि एड रूट टेलर। और इसको देख करके वो जो लड़की होती है एकदम घबरा जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, जाना पहचाना ही फेमिलियर सा एक रिएक्शन है। अपने मन में ही कहता है कि यहाँ पर ये जो बंदा है, इसकी जो पर्सनैलिटी है ये पहले से इतनी ज्यादा खराब है कि कोई भी बड़ी बात नहीं है, चाहे मैं जितने अच्छे तरीके से रहूं लेकिन कोई भी चीज चेंज नहीं होने वाली है। तभी वो लड़की एल्का बोलती है कि तुम जैसा कि रूमर्स में कहे जाते हो उससे तो बहुत ही ज्यादा अलग हो। तुम यहाँ तक कि एलिमेंटल की पढ़ाई भी कर रहे हो, जो कि मुझे भी बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, और इवन तुमने जो 6 टेक्निक है उनको भी पढ़ भी डाला यहाँ पर बैठे बैठे। वो लोग कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो और तुम कोई भी चीज जानते ही नहीं हो। मुझे लगता है कि रूमर ऐसी चीज नहीं है जिन पर तुम्हें भरोसा करना चाहिए। मैं भी किसी एक ऐसे को जानती हूँ जो कि तुम्हारे तरीके ही सिंसियर है, सीनियर, और तुम जानते हो इसके बारे में, अभी तुम्हें बताया जाएगा ये जो बंदा अभी दिखाया गया है। और वो लड़की बोलती है कि मैं आपको चीयर कर रही हूँ, तो इसको सुनकर के मेरे कैरेक्टर बोलता है थैंक यू। और वो लड़की बोलती है कि अच्छी आपकी ट्रिप रहे, मैं पीछे डॉर्मेट्री को क्लीन करने के लिए जा रही हूँ। तभी एकदम से बहुत तरह से ब्लास्ट टाइम होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है, और कई सारी किताबें गिरने लगती हैं। सीन शिफ्ट होकर के बताया जाता है फाइनल चैप्टर ग्लासकान शोडाउन। वहाँ पर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एनर्जी टाइप में निकल रही होती है। दिखाया जाता है 11:30 का सीन, एक टेम्परेरी कैंप का सीन, और राइटर बताता है कि टेलर और उसके सभी के सभी दोस्तों के कारण ही बहुत सारे स्टूडेंट उस कैंप में जमा हो पाए, और 2 घंटे हो चुके हैं जब से ये डिजास्टर स्टार्ट हुआ है। वो लड़की दिखाई जाती है वही जो आइला, वो बोलती है कि यहाँ पर मैंने इसको स्पिरिट मैजिक में देखा है, ये एक समनिंग रून है, और जो कि हाईएस्ट रैंक के स्पिरिट ऑफ डार्कनेस ग्लासकन को बुलाने के लिए किया जाता है। इसको सुनकर के प्रिंसेस पोनिया बोलती है कि ये एक बैड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है जिसके पास में इतने ज्यादा स्पिरिट कनेक्शन है और इतना ज्यादा समन करने की ताकत है, और वो पक्का ही हमारा जो दुश्मन है वो पक्का ही वही होने वाला है जो कि जिस समय पर स्पिरिट ऑफ डार्कनेस को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था उस समय पर बजर पर चला गया है। द ईयर 2 की टॉप स्टूडेंट जेनिका फेलोवर। इसको सुनकर के पहले तो सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी अपना जो मेन कैरेक्टर होता है इस गेम का, वो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा खराब है कि हम लोग के पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और जिस हिसाब से आइला ने अपना बात बताई है तो उस हिसाब से ये जो हमारा बैरियर है वो इस चीज को थोड़े ही समय के लिए रोकने वाला है। अगर ग्लासकेन यहाँ पर आ गया तो फिर बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैजुअलिटी भी हो सकती है, तो फिर हम लोगों को स्टूडेंट सेंटर में जल्द ही अंदर जाना पड़ेगा। इसका नाम होता है टिलन मैकलॉर, मैं नाम भूल गया था, सॉरी। और तभी एक बंदा होता है जिसके बारे में बताया जाता है ये रॉयल गार्ड का कैप्टन है। वो बोलता है कि यहाँ पर जो भी बाहर लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा कम टाइम में इस चीज को नोटिस कर लेंगे, तो फिर मेरे हिसाब से हम लोग को बस थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और प्रोफेसर के आने का इंतजार करना चाहिए। और वहीं पर एक लड़की होती है जो कि एल्कनी की एक स्टूडेंट होती है। वो बोलती है कि अगर यहाँ पर बात करी जाए स्पिरिट ऑफ डार्कनेस की, उसके लिए भी ये जो बैरियर है वो पक्का ही बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, तो मेरे हिसाब से हम लोग को सारी की सारी सिचुएशन को अंदर से ही हैंडल करना चाहिए। प्रिंसेस ओवल भी टाउन के बाहर ही है। तो अभी जो लोरेथिल होती है वो बोलती है कि अगर हम सभी के सभी लोग एक साथ मिल जाए तो मैं पक्के तरीके से बोल सकती है कि हम लोग आराम से हाई रैंकिंग स्पिरिट को भी मार सकते हैं, है ना। तभी वहीं पर एक बंदा दिखाया जाता है जिसका की नाम होता है नॉटो डेल। वो बोलता है कि नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। आप कह रहे हैं कि हम लोगों को जो इंटरमीडिएट लेवल के स्पिरिट्स हैं उनके खिलाफ लड़ना है, उसके बाद में बॉस से भी लड़ना है, फिर उसके बाद में जिस बिल्डिंग में जेनिका है उसमें जाकर के जेनिका को हराना है। नहीं, वही सिर्फ इतनी बात नहीं है, उसके अलावा सीनियर जेनिका इतनी ज्यादा रिमार्केबल स्टूडेंट है कि वो एक साथ जो डार्कनेस का स्पिरिट है ग्लासकेन उसको कंट्रोल करने के साथ साथ में उसके अलावा जो बलोस्फर है उसको भी कंट्रोल कर रही हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि नहीं, वो चीज इस समय पर इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज इस समय पर इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आगे जाकर के हम लोगों को क्या करना है, और यहाँ पर एक इंसान है जो कि इस चीज को डिसाइड कर सकता है, प्रिंसेस फोनिया। प्लीज हम लोग को बताइए कि हम लोग को क्या करना है। राइटर बताता है कि जिस समय पर सभी लोग प्रिंसेस फोनिया के डिसीजन का इंतजार कर रहे थे उस समय पर तभी प्रिंसेस फोनिया के मन में एक बंदा जिसने कि कुछ कहा था उसके बातें प्रिंसेस के दिमाग में घूमने लगी। पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना एमसी मतलब मेन कैरेक्टर, कुछ और मत समझना, वो बोलता है कि वैसे जो बर्डन मैं कैरी कर रहा हूँ वो पक्का ही प्रिंसेस आपके बर्डन से बहुत ही ज्यादा हल्का है ना। वेल, लेकिन फिर भी क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि आप अपने दिमाग को थोड़ी सी शांति दें। और प्रिंसेस बोलती है कि हम लोग 1 घंटे बाद बाहर की तरफ निकलेंगे, सिर्फ मैं और मेरा गार्ड क्लियर, और उसके अलावा हर क्लास के टॉप क्लास के स्टूडेंट
स्टूडेंट जिन्होंने भी अपनी एबिलिटीज को प्रूव किया होगा वो सभी के सभी लोग अपने आप को एकदम टफ कर लें और अपनी तैयारी को पूरे तरीके से बना लें। मैं पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने वाली हूँ। सीन शिफ्ट होकर के थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, कोई आता है और कहता है कि प्रिंसेस यहाँ पर हम लोगों ने सभी की सभी चीजों को पूरे तरीके से चेक कर लिया है। यहाँ पर अंदर की तरफ में 2 हाई रैंकिंग के स्पिरिट हैं जिनसे कि हम लोग को लड़ना पड़ेगा। जो हाई रैंक के स्पिरिट हैं वो बजर मोड पे आ चुके हैं, फायर स्पिरिट तरकान और उसी के साथ में हाई स्पिरिट ऑफ डार्कनेस बेलोस्कर। और इसको सुनकर के वो बंदा वही फिर से बहुत तेज से चिल्लाने लगा है और बोलता है कि नहीं, ये एक सुसाइड है, मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाला हूँ। तभी वो डोरेथेल बोलती है कि पर क्या यहाँ पर सच में उसके पास में इतना ज्यादा दम है, मतलब इतनी ज्यादा वो पावरफुल कैसे हो सकती है? भले ही वो एक तो सेकंड क्लास की सीनियर ही क्यों ना हो, वो ग्लास गेम को पहली बार समन कर रही है और उसी के साथ में ये जो भी स्पिरिट है उनको भी सेम टाइम पर अपने कंट्रोल कर पा रही है। इसको सुनकर के आयला बोलती है कि वेल बात करी जाए बेलोस्पर की पावर की तो उसके बारे में बताया जाए तो फिर सीनियर जेनिका सिर्फ और सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन का एक सिर्फ और सिर्फ माध्यम है, क्योंकि बताया जाए स्पिरिट ऑफ डार्कनेस वो स्पिरिट सॉर्सरर की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। उनकी पावर इतनी ज्यादा होती है जिनको कंट्रोल करना स्पिरिट सॉर्सरर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो जो डीमन होता है वो अपनी उस पावर का यूज करके जो स्पिरिट सॉर्सरर होता है उन पर ही कंट्रोल पा लेता है। तो मेरे हिसाब से इस समय पर जो प्रिंस जो अपनी जेनिका है वो भी इस समय पर डार्कनेस के कंट्रोल में ही है। और तभी एक बंदा आता है जो कि कहता है कि ऑटे क्लास और कोसन क्लास है वो दोनों के दोनों स्ट्राइक के मिडल में हैं, तो ऐसा तो नहीं लगता है कि वो लोग बिल्कुल भी हम लोग को ज्वाइन कर पाएंगे। तो इसको सुनकर के प्रिंसेस थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलती है कि सच में क्या हम ही लोग हैं जो कि इस समय पर प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं? और वो लड़का बोलता है कि वेल मेरे हिसाब से उधर तरफ कोई भी स्टूडेंट नहीं बचा हुआ है। तभी पीछे से कोई चिल्लाता है और बोलता है कि नहीं, यहाँ पर एक है, वहाँ पर लाइब्रेरी के साइड में मेरे साथ में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट है और उसका वो एक अप्रेंटिस लाइब्रेरियन है, उसी के साथ में एक सेकंड ईयर का लड़का भी है। इसको सुनकर के जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि आखिर उस अप्रेंटिस का नाम क्या है? इसको सुनकर के वो लड़की बताती है एल्का आइसलैंड। इसको सुनते ही वो बंदा एकदम बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुमने उसका नाम एल्का कहा? तो वो लड़की बोलती है कि हाँ वो एक अप्रेंटिस लाइब्रेरियन थी, तो मैं उसको वहाँ पर सिखा रही थी कि जो भी किताबें हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है। तो वो लड़का वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि डैम इट, मुझे जल्दी से जल्दी जाकर के उसे रेस्क्यू करना पड़ेगा। और वो जो एल्का थी वो बात कर रही थी कि मुझे एक बंदा याद आ रहा है जो कि आपके तरीके है, वो इसी की बात कर रही थी, ठीक है। तो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि एल्का बहुत ज्यादा पावरलेस है, मुझे जाकर के उसे डिफेंड करना पड़ेगा। तभी प्रिंसेस और लोरेथेल दोनों के दोनों उसके सामने आ जाते हैं। लोरेथेल बोलती है कि रुक जाओ जिक्स, जो स्टूडेंट लाइब्रेरी है वो बहुत ज्यादा दूर है, इस समय पर हम लोग के लिए जरूरी चीज है कि हम लोग सीनियर जेनिका को जाकर के रेस्क्यू करें। और प्रिंसेस बोलती है कि हाँ ये एकदम सही बात है जिक्स, और वहाँ पर एक सेकंड ईयर का बच्चा भी है, क्या तुमने सुना नहीं? आखिर तुम क्या ख्याल है कि तुम उस बच्चे पर बिलीव करो? इसको सुनकर के एकदम शांत हो जाता है और प्रिंसेस बोलती है कि तुमने यही कहा ना वहाँ पर एक सेकंड ईयर का बच्चा है? तो वो लड़की बोलती है कि हाँ, लेकिन तभी वो बंदा एकदम बहुत तेज से आता है और उस लड़की को पकड़ करके उठा देता है और बोलता है कि बताओ जल्दी से आखिर वो बंदा कौन है? तो वो लड़की घबराते बोलती है कि एड ये है एडवर्ड टेलर। इसको सुनते ही भाई साहब ये बंदा एकदम घबरा जाता है और जब लड़की होती है वो बोलती है कि मुझे माफ कर दो, वो बहुत ज्यादा देर रात तक वहाँ पर बैठा रहता है, इस वजह से मैं परेशान हो गई थी और मैं उसको एल्का को वहाँ पर छोड़ आई। और तुम लोगों को पता ही है जो वो बंदा है वो किस तरीके का बंदा है। और भाई साहब जैसे ही सब लोग ये चीज सुनते हैं ना उनकी एक इमेज ऐसी आ जाती है मेन कैरेक्टर की, कितनी तक खतरनाक इमेज है, मैं कसम से बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटे, तुझे शेर है तू मेरा, इतनी मस्त इमेज बना करके रखी हुई है। और वो लड़की बोलती है कि जो एल्का है वो किसी भी र्यूमर्स पर बिलीव नहीं करती है, तो इस वजह से उसने कहा मैं यहीं पर रुकूंगी। और इसको सुनते ही वो बंदा एकदम बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है और पीछे लड़के बात करने लगते हैं कि क्या एडवर्ड टेलर वो एक बेशर्म लड़का, उसी के साथ में अप्रेंटिस वहाँ पर लाइब्रेरी में अकेले हैं, क्या सच में? डैम इट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और प्रिंसेस बोलती है कि जिक्स, और जिक्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। प्रिंसेस इस बार भी उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है और बोलती है कि क्या ख्याल है, उस पर तुम भरोसा रखो। और ये सुनते ही भाई सब के सब एकदम पत्थर की मूर्ति हो जाते हैं और सब के सब एकदम शांत। प्रिंसेस भी थोड़ा सा चौंक जाते हैं, पीछे लोग रहते हैं, उसी के सामने वो बंदा सब शांत, और वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए उस बैरियर से निकल जाता है। बहुत सारी डार्क स्पिरिट उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो अपने मन में कहता है कि अगर उसने एल्का का एक बाल तक टच किया तो फिर मैं उसकी हड्डियों का चूरमा बना करके